बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा इकलौते ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके बारे में कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उनके साथ काम करने वाला एक्टर अगर बुराई करे तो उसके बाद तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाता। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। इज सो गुड, इज सो टैलेंटेड। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस, मेरे हिसाब से। लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इज गोविंदा। बॉलीवुड में गोविंदा का सफर 1986 में शुरू हुआ था और सिर्फ एक दो मूवीज में ही उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई थी। इन 2 सालों के अंतर्गत गोविंदा ने इंडस्ट्री की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ काम करा। कौन सी अभिनेत्रियों के साथ आपने अभी तक फिल्में की? मैं तकरीबन 99% सभी हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ, बड़ी से लेकर तो छोटी तक। जहां एक तरफ उनसे बड़े स्टार्स उस समय जैसे संजय दत्त, अनिल कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार एक्शन के जॉनर में हिट्स देकर एक दूसरे से compete कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा ने अकेले अपनी एक पैरेलल कॉमेडी की इंडस्ट्री अपने लिए एस्टैब्लिश कर दी थी। मुझे एक बार सलमान ने बोला, ये जो गोविंद है ना, गोविंदा, ये 3 खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। हाँ, शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय से कोई ना कोई कंपटीशन जरूर मिलता रहता था, लेकिन अकेले गोविंदा ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके प्राइम ईयर्स में माना जाता है कि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि वो स्ट्रगल करते रह जाते थे सेट पर गोविंदा की एनर्जी मैच करने को, और ये भी कि जहां उनके पास गिनती के सिर्फ लोग आते थे थोड़े उम्र में ज्यादा उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो देखते थे कि गोविंदा के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उस समय गोविंदा पे इतना काम था कि मुश्किल से 3 से 4 घंटे की नींद उनकी पूरी होती थी। एक ही दिन में 5 मूवीज के शूट पर गोविंदा जाते थे। तो एक दिन में आप कितनी फिल्में करते हैं रिकॉर्ड? मैं मेरा डिपेंड करता है, कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। एक समय ऐसा भी था कि गोविंदा ने 70 मूवी साइन कर ली थी। गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, मेरे पास 70 पिक्चर। मगर ऐसा पीक देखने के बाद आज हालत ये है कि गोविंदा को ऑडियंस तो क्या, इंडस्ट्री में भी शायद कोई नहीं पूछता। क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है ना। सब लोग गोविंदा की तारीफ तो करते हैं, लेकिन कोई उनके साथ उनको एक अच्छा काम देना पसंद नहीं करता, और अगर काम मिलता भी है तो वो गोविंदा को समझ नहीं आता। मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। सालों पहले जिस स्टारडम को लूज करने की इनसिक्योरिटी के साथ गोविंदा ने इंडस्ट्री में काम शुरू किया था, पिछले 10 से 15 सालों में गोविंदा को उसी का सामना करना पड़ रहा है। शादीशुदा होने के बावजूद आपने काफी समय तक अपने आप को कुंवारा साबित करके रखा, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, मैं एक सीढ़ी करके जिंदगी में ऊपर आया हूँ। मुझे डर लगता था कि शादी की खबर सुनते ही भाई मेरी टीनेज गर्ल की जो फैन फॉलोइंग है वो अचानक खत्म ना हो जाए। बॉबी देओल, सनी देओल, संजय दत्त और ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी खोई भी थी, सबका कमबैक ठीक ठाक तरह से हो गया है, लेकिन अकेले गोविंदा ही ऐसे रह गए जिन्हें 5 सालों से किसी ने बड़े पर्दे पर नहीं देखा है। गोविंदा का कहना है कि उनके खिलाफ इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने एक साजिश रची है, क्योंकि उनकी मूवीज को रिलीज करने के लिए थिएटर नहीं मिलते हैं, उन्हें पर्दे पर उतारने से मना कर दिया जाता है। आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज किया नहीं जा रहा। तो वहीं इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि गोविंदा अपनी डाउनफॉल के लिए खुद जिम्मेदार है। उन्हें दूसरों के टाइम की कदर नहीं है, इतना कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार जो खुद बहुत पंक्चुअल हैं, उन्हें तक गोविंदा घंटों वेट कराया करते थे। ये तो पूरी इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस, अमित जी से पंक्चुअल तो कोई है ही नहीं। वहाँ आउटडोर में भी ये लेट पहुंचता था थोड़ा। मूवी का क्लाइमैक्स खत्म करने के लिए गोविंदा की इस लेट होने की आदत की वजह से प्रोड्यूसर्स को उनके बॉडी डबल से काम चलाना पड़ता था। तो जो फाइट सीक्वेंस था आपने पूरा बॉडी डबल से करवाया था शूट, आसमान से ऊंचा हुआ। और ये भी कहते हैं कि अपने स्टारडम को गोविंदा झेल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ईगो बढ़ गया। पिक्चर ज्यादा चल रही थी उन दिनों, तो थोड़ा सा हवा में था मैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बताऊं कि गोविंदा के डाउनफॉल का एक और बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसको ना तो ज्यादा लोग जानते हैं ना उसके बारे में बात करी जाती है। क्यों गोविंदा इतना नाम, शोहरत और पॉपुलैरिटी होने के बाद भी एक समय पर 70 फिल्में साइन करते थे? क्यों इन ओवर कमिटमेंट्स की बोझ के तले गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी रेपुटेशन खराब कर दी? क्या रीजंस थे गोविंदा के पॉलिटिक्स में घुसने के, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम
और कमाई हुई शोहरत भी गवा दी। क्यों और कैसे वो इतने डिल्यूजनल होने लगे, इतना कि जेम्स कैमरन की एवतार का हीरो खुद को समझते थे, और कैसे उनके इस डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण खुद उनके नाम से जुड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हें गोविंदा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम्हें उनको एडमायर, एम्पैथाइज और सिंपैथाइज करने पे मजबूर कर देंगी। ऐसे डीप डाइव से तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आओ तुम्हें समझाते हैं कि गोविंदा का स्टारडम एक्चुअली कितना बड़ा था। हिंदी सिनेमा के लिए गोविंदा भगवान की देन से कम नहीं थे। इंडस्ट्री में उनके जितना नेचुरल एक्टर किसी और को माना ही नहीं जाता था। आज भले ही लोग गोविंदा को ईगोइस्टिक, घमंडी कहते हैं, लेकिन अगर तुम गोविंदा के पुराने इंटरव्यूज पर गौर करो तो वो अपने आप को सिर्फ खुशनसीब मानते हैं। To get this place and to have that place, it's a blessing. और इसका एक बड़ा कारण ये कि गोविंदा जहां से आए हैं वहां से आने वाला कोई भी इंसान अपने आप को एक सुपरस्टार बनता हुआ सोच भी नहीं सकता था। पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हीरो बनूंगा। जब गोविंदा फिल्में करने उतरे तो एक ओवरनाइट सेंसेशन की तरह वो फिल्म इंडस्ट्री पर छाने लगे, लेकिन स्टारडम से पहले गोविंदा ने 21 साल स्ट्रगल भी झेला है। गोविंदा का बचपन महाराष्ट्र के विरार शहर के एक चौल में गुजरा था। अब बचपन से ही उनका बैकग्राउंड तो आर्टिस्टिक रहा है। उनकी मम्मी और पापा दोनों अपने समय पर सक्सेसफुल आर्टिस्ट रहे थे, और उनके बड़े भाई भी एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट में टीचर हुआ करते थे। मेरी मम्मी भी पहले फिल्म में थी, डैडी भी फिल्म में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे। तो शेर, शायरी, एक्टिंग, नाचना, गाना गोविंदा के लिए एक बहुत नेचुरल, नॉर्मल चीज थी। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता। ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी जा नहीं सकता, और कोई पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता। गोविंदा ने अपनी बीकॉम की डिग्री वर्टक कॉलेज वसाई से पूरी करी थी। एंड गोविंदा की मदर तो ये चाहती थी कि वो अपनी एजुकेशन के बाद अच्छी सी नौकरी ले, सेटल हो जाए। तो गोविंदा ने कई जगह अप्लाई भी करा, नौकरी ढूंढने की कोशिश भी करी, मगर अच्छी इंग्लिश ना होने के कारण वो कभी इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाते थे। I didn't get the job because इंटरव्यू भी दिया उन्होंने। I couldn't speak English. तब गोविंदा के फादर ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी, ये कहते हुए कि एक्टिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां ना उन्हें किसी इन्वेस्टमेंट ना किसी इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो खुद के टैलेंट, लगन और हार्डवर्क की। यही बिजनेस तू कर सकता है, इसलिए कि इस चीज के अंदर सिवाय तुझे अपने टैलेंट के, अपनी मेहनत के, और जो तेरे में खून है, उस खून के तेरे को इसके कुछ तुझे इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ से गोविंदा ने एक्टिंग में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और गोविंदा जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उनकी मुलाकात BR चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस के जनरल एडवर्टाइजमेंट मैनेजर गुफी पेंटाल से हुई। मैं विरार से 3-4 महीना स्ट्रगल करता था। सामने एक दिन बैठ के खड़ा, दोस्त के साथ खड़ा होकर पान खा रहा था, तो BR चोपड़ा कैंप से वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं एड्स के, मिस्टर गुफी पेंटल, वो मुझे ले गए BR ऑफिस के अंदर। गोविंदा को एक प्रोग्राम में इंक्लूड करा गया जहाँ उनके वन टेक सारे बहुत अच्छे थे। तो मेरे सारे वन टेक ओके थे, जिसको देखकर गुफी पेंटल बहुत खुश हुए और गोविंदा को एक घंटे की शॉर्ट फिल्म दी। तो उन्होंने मुझे एक 1 आवर शॉर्ट फिल्म दी। एंड जब वो फिल्म गोविंदा ने देखी तो उन्हें समझ आया कि ऑडिशन देने से अच्छा अपनी परफॉर्म करते हुए वीडियो कैसेट फिल्म्स प्रोड्यूसर्स को दिखाओ, ताकि उन्हें समझ आए कि गोविंदा स्क्रीन पर कितना अच्छा लग सकता है। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना वीडियो बनाया जाए, अपना काम करके दिखाया जाए, तो उसको रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है। फिर वहीं से गोविंदा ने अपनी VHS टेप्स रिकॉर्ड करी, प्रोड्यूसर्स को देनी शुरू करी, और एक्टर के तौर पर उनका नाम बढ़ने लगा। एंड 1980s का समय ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत कंफ्यूजिंग था। अमिताभ जी अकेले वन मैन इंडस्ट्री का बोझ उठाते उठाते थक गए थे। पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी गिरने लगी थी। सनी देओल राजकुमार संतोषी से मिले थे, जिसके साथ मिलकर घायल मूवी करके उन्हें ब्रेक मिला था। विनोद खन्ना कमबैक मारने का ट्राई कर रहे थे, और दुनिया को ना तीनों खान, ना अक्षय कुमार, ना अजय देवगन का अता पता था। तब 1986 में गोविंदा की लव 86, तन बदन और इल्जाम जैसी मूवीज रिलीज हुई, जिन्होंने गोविंदा को लोगों के बीच में मशहूर कर दिया। वो सारी मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल रही, और गोविंदा और उनका परिवार 21 साल बाद चौल का दुनिया छोड़कर मुंबई शहर आए। और यहाँ पर पिक्चर भी आकर शुरू हो गई, रिलीज हो गई, हिट भी हो गई, तो लक ने थोड़ा साथ दिया, तो मेरी पूरी फैमिली अभी मुंबई में आ गई। आज हम गोविंदा को उनकी कॉमेडी के लिए जानते हैं, लेकिन कॉमेडी से पहले गोविंदा बहुत जाना माना नाम थे एक्शन और डांस के लिए। इल्जाम मूवी खत्म होती गोविंदा ने 30 फिल्में साइन करी, और हर दिन 3 फिल्म के शूट्स की शिफ्ट पर जाना शुरू कर दिया। ज्यादातर उन सब मूवीज में गोविंदा के फाइट्स और डांस के सीन्स होते थे, क्योंकि गोविंदा को नेचुरली डांस की एक रिदम थी, उसी के लिए वो जाने जाते थे। रिदम में बहुत कम लोग डांस करते हैं।
इसके अंदर रिदम भरा हुआ है। लेकिन जब गोविंदा को एक्शन और डांस के लिए टाइपकास्ट करा जाने लगा तो गोविंदा ने करी मूवी हत्या, जिसको वो खुद बताते हैं कि उनके लिए सबसे मुश्किल मूवी साबित हुई। गोविंदा ने हत्या मूवी अपने बड़े भाई कृति कुमार के साथ बनाई थी। हत्या में एक सीन था जो गोविंदा को 10 मिनट का एक इमोशनल मोनोलॉग बोलना था और डर इस बात का था कि गोविंदा का मोनोलॉग 10 मिनट तक सुनेगा कौन। फर्स्ट टाइम मेरे करियर में 1000 फीट तक डायलॉग बोले थे, 1000 फीट यानी कि 10 मिनट तक। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि 10 मिनट तक गोविंदा को कौन सुने। लेकिन गोविंदा ने वो सीन इतनी बेखूबी से निभाया कि लोगों को समझ आ गया कि गोविंदा कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं और उन्हें समझ है कि ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं। और लेट 80s में गोविंदा ने और बहुत मूवीज करी जो हिट साबित हुई, लेकिन इतनी हिट्स देना और लगभग 40 मूवी सिर्फ 3 साल में कर जाने के बाद भी गोविंदा को एक डिपेंडेबल एक्टर तो माना जाता था, लेकिन स्टार का दर्जा मिलना अभी थोड़ा दूर था। और इसका सिर्फ एक कारण कि गोविंदा के साथ उस समय इंडस्ट्री में एक और एक्टर उठ रहा था। मानता हूं तेरी पसंद को, मस्का मस्का एकदम झकास। गोविंदा के पीक पर पहुंचने के लिए उनका कंपटीशन अपने समय के एक्टर जैसे अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ से जानना बहुत जरूरी है। गोविंदा और अनिल कपूर की प्रोफेशनल लड़ाई शायद तुम्हें पता ना हो, पर गोविंदा को पीक पर पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी थी। अनिल कपूर ने इंडस्ट्री में काम करना 1979 से शुरू कर दिया था, लेकिन वो जनता की नजर में मिड 80s में आए। उस समय अमिताभ बच्चन का स्टारडम खत्म होता जा रहा था और लोग अनिल कपूर को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार समझ रहे थे। वो 7 दिन के बाद पागलपन था, इतनी तारीफ की कि एक फिल्म से ही मुझे बच्चन साहब के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। फिल्म्स जैसे मशाल, मेरी जंग, कर्मा, इंसाफ की आवाज, चमेली की शादी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन फिर 1987 में जब मिस्टर इंडिया आई, साल की सबसे बड़ी हिट बनी और उस मूवी की वजह से अनिल कपूर को सुपरस्टारडम मिल गया। उसके बाद मूवीज जैसे राम लखन, तेजाब ने बहुत नाम कमाया, लेकिन अचानक से अनिल कपूर का ये स्टारडम घटता चला गया। सिर्फ वही नहीं, सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ की भी अनएक्सपेक्टेडली बॉलीवुड स्टारडम का टॉप स्लॉट का चांस छिन गया और वो छीना आमिर, सलमान और शाहरुख खान ने। इन तीनों की इंडस्ट्री में आते ही लोगों का इंटरेस्ट, उनको स्क्रीन पर देखने का शौक इन नए चेहरों की तरफ शिफ्ट हो गया और इन तीनों के कंपटीशन में ही जनता लड़ने लगी। लेकिन इस सब के बीच में गोविंदा अकेले एक ऐसे सर्वाइवर थे जिन्होंने 90s के दौरान अपना एक अलग ही स्टारडम बनाए रखा और वो सब मुमकिन हुआ गोविंदा की आज तक जाने जाने वाली काबिलियत की वजह से, जो थी उनकी कॉमेडी। गोविंदा को कॉमेडी शुरू करने के लिए दिलीप कुमार साहब ने सलाह दी थी। अब वो सलाह उन्होंने क्यों दी, इसका जवाब हम बाद में समझेंगे, लेकिन गोविंदा का खुद कहना है कि अगर कोई उन्हें अच्छे से समझता है तो वो दिलीप कुमार साहब थे। और इस एक सलाह की वजह से 90s में मानो गोविंदा की ऐसी छवि बन गई कि जो मूवी वो उठाएंगे वो हिट होगी। और ये स्टारडम गोविंदा के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि 1987 में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं चला कि गोविंदा शादीशुदा है। बहुत जल्दी शादी करेंगे कि शादी में अभी देर है? नहीं, जल्दी नहीं करेंगे। गोविंदा का समझना यह था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो शादीशुदा है तो फीमेल ऑडियंस के बीच में उनकी छवि कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना स्टारडम खो सकते हैं। You got married secretly. कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि जैसे ही तुम्हारा, अभी तुम देखो लड़कियां इतना तुमको लेटर्स लिखती हैं, कितना तुमको प्यार करती हैं, मेरा इमेज ना छूट जाए और एक फैन फॉलोइंग बनी रहे एंड ऑल। और गोविंदा ने अपनी बेटी पैदा होने के बाद ही सबको बताया कि वो शादीशुदा है। 90s में उन्होंने हर एक साल बहुत सारी मूवी साइन करी और इतनी मूवी साइन करने की वजह से उन्होंने ओवर कमिट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो सेट्स पर पहुंचने में लेट हो जाया करते थे। एंड बहुत बार इसी कारण से मूवी के डायरेक्टर्स, क्रू और उनके को एक्टर्स को बहुत लंबा वेट करना पड़ता था। रवीना टंडन ने बताया कि वो सेट पर 9 बजे पहुंच जाया करती थी, तैयार होती थी, मेकअप लगा दी थी, कॉस्ट्यूम पहनती थी और फिर नींद भी पूरी कर लेती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि गोविंदा लेट आएंगे। ऐसी भी खबरें सुनने को मिली है कि गोविंदा बड़े मियां छोटे मियां के लिए अमिताभ बच्चन को 6-7 घंटे वेट कराया करते थे। एंड अमिताभ बच्चन उन एक्टर्स में से रहे हैं जो समय से पहले अपना शॉट देने के लिए सेट पर तैयार रहते थे। और अक्सर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इस लेटनेस को, गोविंदा के इस बिहेवियर को झेल लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंदा जब भी आएंगे अपना काम पूरा जरूर करके जाएंगे, बहुत अच्छे से। डायरेक्टर विशु भगनानी ने बताया कि हीरो नंबर 1 की शूट के लिए गोविंदा को पूरी टीम 3 दिन इंतजार करती गई। जब फाइनली विशु ने बोला कि वो निकल जाएंगे और अगर गोविंदा नहीं आए तब गोविंदा सेट पर पहुंचे। लेकिन सेट पर पहुंचते ही गोविंदा ने गाने की 70% शूटिंग सिर्फ 1 दिन में निकाल दी। जो काम 3 दिन में नहीं हुआ वो 1 दिन में उन्होंने पूरा कर दिया। अब मैंने 3 फिल्में बनाई, मुझे मेरे सीन में भी लेट आता था,
लेकिन मेरा काम हो जाता था। ऐसे ही डेविड धवन ने बताया कि गोविंदा भले ही लेट आते हैं लेकिन काम करके जाते हैं। उनके 8 घंटे का काम गोविंदा 3 घंटे में निपटा लेते थे। जैसे डेविड धवन आपके जो चहेते डायरेक्टर है, वो हमेशा कहा करते थे कि लोग बोलते हैं गोविंदा लेट आता है सेट पर, मगर मुझे जब फर्क नहीं पड़ता है, लेट आकर वो 8 घंटे का काम अगर 3 घंटे में खत्म करके जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। और गोविंदा मानते हैं कि 80s में उनके सितारे बुलंद थे क्योंकि बिना कुछ मांगे ही लोगों ने आकर उनकी मदद करी थी। गुफी पेंटल की तरह ही सरोज खान ने उन्हें बिना फीस लिए डांस करना सिखाया, बिना फीस लिए उन्होंने फाइटिंग करना सीख लिया था। मुझे यही समझाया गया मेरी मम्मी की तरफ से, मेरी माता जी की तरफ से, कि कभी ईश्वर के काम में दखल नहीं देना चाहिए। आपके जो भाग्य में है वही होगा, जो लिख दिया गया है, जो आपके सितारे हैं वही आपको सितारा बनाएंगे। और उसी तरह 90s में गोविंदा की जोड़ी बनी डेविड धवन और लेट कादर खान के साथ। और अगर ऑन स्क्रीन कॉमेडी की इस जोड़ी की बात करें तो गोविंदा और कादर खान जैसी जोड़ी किसी ने स्क्रीन पर पहले देखी नहीं थी। गोविंदा ने ट्वीट करके बताया कि कादर खान उनके लिए सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि एक फादर फिगर थे और सिर्फ उनके ऑरा से ही बहुत सारे एक्टर से स्टार बन गए थे। दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1 जैसी मूवीज के लिए वो जाने गए और कहा जाता है वो कादर खान ही थे जिनके स्क्रिप्ट के दम पर ही गोविंदा अपना स्टारडम हासिल कर पाए। वहीं गोविंदा और डेविड धवन की मूवीज इंडिया के छोटे से छोटे गांवों से लेकर बड़े से बड़े शहर में पॉपुलर हो रही थी। हर मूवी में गोविंदा, उनके कैरेक्टर्स एक बहुत ही लाजवाब कॉमिक टाइमिंग के साथ देखे गए। शोला और शबनम, आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, सब एक से बढ़कर एक हिट गई। और इन मूवीज में डेविड धवन ने गोविंदा के लिए ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढे जो कोई भी कॉम्पिटिटर, उनका कंटेम्परेरी करने से कतराएगा। जैसे साजन चले ससुराल में 2 पत्नियों का पति होना, हसीना मान जाएंगी में 2 बहनों के साथ प्यार में गिर जाना। और गोविंदा को इन सीन्स में अच्छे से इन्वॉल्व होना भी पसंद था, जहां उनको कोई कितना भी वैकी, कितना भी आउटलैंडिश, कितना भी ओवर द टॉप सीन सजेस्ट करे, गोविंदा उसको करने के लिए तैयार रहते थे। मैं तो यहाँ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कुछ दिन प्यारे मोहन बनकर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ दिन मैं भी अर्जुन बन के तेरे घर में टिक जाता। क्यों? क्यों? इनकी ये जोड़ी इतनी हिट रही कि डेविड धवन के साथ गोविंदा ने 17 फिल्में करी, जितनी उन्होंने अपने भाई के साथ भी नहीं करी। उनके साथ तो जिस तरह से रिश्ता निभाया है तो मैं तो ऐसा किसी के रिश्तेदार के साथ भी नहीं कर पाया। मैं, मेरे भाई डायरेक्टर है, अभी तक उसके साथ मैं 17 पिक्चर नहीं की है। लेकिन फिर गोविंदा ने ऐसा समय देखा कि जितना काम उन्होंने 90s में करा, अगले दशक में उनके पास काम की उतनी ही कमी हो गई। डेविड धवन जैसे बुलंद सितारों ने उनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया। कोई भी गोविंदा के साथ फिल्में करने को तैयार ही नहीं हुआ करता था। गोविंदा का कहना था कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जाने लगी थी। मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। I started feeling that there is a problem and there are few people they are behind not providing me the place to act. एक एक्टर जिसके लोग दीवाने थे, तीनों खान की पॉपुलैरिटी के बीच जिसने अपनी जगह बनाए रखी, फिल्म मेकर्स को उनके साथ मूवी करके गारंटीड हिट मिलती थी, वो एक्टर क्यों आज के समय गायब हो गया? क्यों उनके सारे कंटेम्परेरी स्क्रीन पर आज कमबैक कर गए सिवाय गोविंदा के? और क्या वो बड़ा रीजन है गोविंदा के बचपन से जुड़ा हुआ जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हुआ? अपने 14-15 साल के पीक पॉपुलैरिटी स्टारडम के दौरान गोविंदा, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री, ऑडियंस, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस समाज को उन्हें भुलाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। भुलाना तो एक बात है, पर आज तो लोगों को तरस आता है कि गोविंदा ने रंगीला राजा जैसी मूवीज करी हैं। ये कैसी घटना घट रही है? बिना कारण फट रही है। अपने स्टारडम के खोने का जिम्मेदार गोविंदा इंडस्ट्री के लोगों को ठहराते हैं। गोविंदा का कहना है कि इंडस्ट्री मिलकर उनके खिलाफ ग्रुपिज्म कर रही है, उनकी मूवीज को थिएटर में लगने नहीं दिया जाता है, उनकी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग किसी न किसी कारणवश रोक दी जाती है, गोविंदा को अच्छे रोल्स नहीं मिलते हैं। बाकी 2 फिल्में जो है रवि चोपड़ा साहब की और अष्टमिलाय की, उनका क्या पोजीशन है? रन बोला रन। सच कह रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आया कि वो अचानक कैसे ठहर गई। गोविंदा ने तो बताया है कि वो 100 करोड़ की फीस वाले रोल्स तक ठुकरा चुके हैं क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर ऑब्सीनिटी या फिर वायलेंस से एसोसिएट नहीं करना था। मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। यहाँ तक कि डेविड धवन ने भी गोविंदा को गलत तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। गोविंदा ने बताया कि डेविड धवन को शायद उनके साथ काम करना और अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो मानते थे कि गोविंदा अब सिर्फ छोटे रोल्स के लिए ही ठीक है। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूंगा ये कहता क्या है। तो डेविड का फोन जिस वक्त कह रहे थे उनका फोन ऑन था, तो फोन पे मैंने सुन लिया वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जब 90s तक सब ठीक चल रहा था, सब बहुत लाजवाब चल रहा था, तो क्यों अचानक से गोविंदा सबको खटकने लगे? 2001 तक गोविंदा की मूवीज हिट जा रही थी, यहाँ तक कि 1999 की BBC ऑनलाइन पोल में गोविंदा दुनिया के 10th नोटवर्दी स्टार
स्टार थे। लेकिन फिर अर्ली 2000s में गोविंदा को पहली बार अपने करियर में एक स्लंप देखने को मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि नई सेंचुरी में जनता की प्रेफरेंसेस में बहुत चेंज देखने को मिला, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद से वो मूवीज जो 1980s 90s में बना करती थी, चला करती थी, वो अब कम सक्सेसफुल होने लगी, क्योंकि मल्टीप्लेक्स आने के बाद सिंगल स्क्रीन देखने वाली जनता उन नए सिनेमा घरों के टिकट को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। वहीं कॉमेडी के जॉनर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले स्लैपस्टिक कॉमेडी चला करती थी, प्रियदर्शन और नीरज वोरा की कोलैबोरेशन वाली मूवीज आने के बाद लोगों को सिचुएशनल कॉमेडी ज्यादा पसंद आने लगी। हेरा फेरी, खट्टा मीठा, गोलमाल, गरम मसाला लोगों को ज्यादा पसंद आती थी, जिनमें मेल लीड की पॉपुलैरिटी उनके इन्फ्लुएंस से ज्यादा कैरेक्टर रोल्स चला करते थे। उसी के चलते गोविंदा की मूवीज जैसे क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आंखों से गोली मारे, सैंडविच जैसी मूवीज बहुत पिटने लगी। आई थिंक उस टाइप की फिल्में जहां चिची का टैलेंट करेक्टली यूज हो सकता है, आई थिंक वो काइंड ऑफ फिल्में अब नहीं बन रही। 2003 में तो गोविंदा ने बोला कि वो कॉमेडी मूवी से ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनकी कॉमेडी मूवीज अब लोगों को बी ग्रेड लगती हैं। लेकिन ये जानने समझने के बाद भी फॉर सम रीजन वो फिर वैसी ही मूवीज करते रहे। साथ ही में जिस समय करियर अच्छा नहीं चल रहा था, उस समय करियर पर फोकस करने के बजाय गोविंदा ने एक और बड़ी गलती करी, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। और इस जिम्मेदारी का काम जो मुझे सौंपा गया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला मुझसे ऐसा ही करवाए, जिससे मेरे संपूर्ण परिवार की, हर वो शख्स जो मुझसे प्यार करता है, हर वो व्यक्ति जो मेरे प्रति स्नेह रखता है, उनका सम्मान बढ़े। 2004 में मुंबई में कांग्रेस की तरफ से गोविंदा ने इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से जीते और लोकसभा के सदस्य भी बने। लेकिन पार्लियामेंट में भी लोग उनसे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो वहां दिखते नहीं थे, काम के सवाल नहीं करते थे, मुद्दों पर बात नहीं करते थे। कि आपने आज तक संसद में खड़े होकर के अपने कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या सवाल पूछे? एक सवाल नहीं है आपके नाम से लिस्टेड। यही शिकायत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब गोविंदा हिट्स नहीं दे पा रहे थे, तो इंडस्ट्री के लोगों में ये बातें फैलने लगी कि क्योंकि गोविंदा काम की कदर नहीं करते थे, लेट आया करते थे, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो उसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। डेविड धवन ने तो आके बताया भी कि गोविंदा की अनपंक्चुअलिटी सिर्फ वो झेल सकते थे और कोई नहीं। I was the only one who could handle him. एंड काफी नाकामियों के बाद गोविंदा की 2 मल्टी स्टारर मूवीज अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ रिलीज हुई, भागम भाग और पार्टनर, जो बहुत बड़ी हिट बनी, जिसने लोगों को ये विश्वास तो दिला दिया कि अब शायद गोविंदा का कमबैक हो जाएगा। लेकिन उनकी सक्सेस सिर्फ इन्हीं 2 मूवीज तक रह गई। आगे चलकर गोविंदा ने हर साल और मूवीज करी, जैसे मनी है तो हनी है, चल चल चल, किल दिल, लेकिन सारी मूवीज फ्लॉप रही। इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए गोविंदा वांटेड, हॉलीडे जैसी मूवीज में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया करते थे, और उनकी आखिरी मूवी आई 2019 में रंगीला राजा। एंड आज 5 साल हो गए हैं, एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि ना तो गोविंदा की कोई मूवी, ना उनकी कोई स्पेशल परफॉर्मेंस, ना उनका कोई कैमियो हमें स्क्रीन पर देखने को मिला। एंड लोगों को ये भी बहुत समझना है कि गोविंदा के अंदर ईगो बहुत आ गई थी। ताल और देवदास जैसी मूवीज गोविंदा ने इसीलिए रिजेक्ट करी क्योंकि उनका मानना था कि वो शाहरुख, सलमान जैसे बड़े स्टार हैं और कैरेक्टर रोल्स नहीं, सिर्फ मेन लीड रोल्स करेंगे। पर आप मुझे कैरेक्टर रोल क्यों देने, मतलब कि सीधा स्टार से इधर। पर इसका खामियाजा ये हुआ कि शाहरुख, सलमान, आमिर तो लीड रोल्स ले जाया करते थे, और कैरेक्टर रोल्स की कमी पूर्ति कर दी एक्टर्स जैसे अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अजय देवगन ने। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो गोविंदा के डाउनफॉल का कारण रहा है, वो ये कि वो बहुत डिल्यूशनल होते जा रहे थे। आपकी अदालत में गोविंदा ने बहुत कॉन्फिडेंस से बताया कि जेम्स कैमरन की एवेटार का मेन रोल उन्हें मिला था। कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी बड़ी फिल्म की हीरो बनने की, उसको भी ना कर दिया था। अवतार, और क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं थे अपनी बॉडी पर ब्लू पेंट लगाने के लिए, तो उन्होंने वो रोल रिजेक्ट कर दिया। तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। ये सुनकर लोग तो ये बोलने लग गए कि गोविंदा शायद पागल हो गए हैं, मन गढ़ंत कहानियां बनाने लग गए हैं। मगर डिल्यूजन का सिर्फ ये एक इकलौता एग्जांपल नहीं था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पलाश निरानी गोविंदा के साथ काम कर चुके थे। उन्होंने बताया कि गोविंदा समय के साथ साथ और ज्यादा सुपरस्टिशियस होते जा रहे थे। वो सेट पर बोला करते थे चीजें जैसे शैंडलियर गिरने वाला है, सब साइड हो जाओ। वो प्रेडिक्शन करते थे कि उनका डर है कि कादर खान डूब जाएंगे। क्रू मेंबर्स को अपने सुपरस्टिशंस के आधार पर कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया करते थे, और उसी के आधार पर वो सर्टेन चीजें सर्टेन डेज पर करने से मना कर देते थे। एंड लोगों ने इसको गोविंदा के डिल्यूजन का कारण, उनके डाउनफॉल का कारण तो बताया है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि गोविंदा के इस सुपरस्टिशन का एक डीप रूटेड कनेक्शन है उनके फादर के फेलियर से।
अगर गोविंदा के इंटरव्यूज पर तुम जरा गौर करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गोविंदा अपनी मदर की बात बहुत मानते थे। मैं जिस वक्त 14 वर्ष का था, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम गायत्री उपासना करो। मैंने 24 लाख गायत्री उपासना की। बचपन से ही गोविंदा की मदर का उन पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया कि गोविंदा के पेरेंट्स बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे। वो मुंबई की चौल में नहीं बल्कि बांद्रा के एक बंगला में रहते थे। गोविंदा के फादर अरुण आहूजा ने सवेरा, 40 करोड़ जैसी अच्छी मूवीज में काम भी करा है। 1948 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और सेहरा मूवी प्रोड्यूस करी, लेकिन वो मूवी इतनी बुरी तरह पिट गई कि अरुण को अपना बंगला बेचकर विरार के एक चौल में मूव करना पड़ा। सच है कि आप उनका एक बंगला था बांद्रा कार्टर रोड पे। तो फिर आफ्टर द फिल्म फ्लॉप्ड, देन फ्रॉम कार्टर रोड the family had to move to विरार। अरुण की तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी और जिस समय गोविंदा जन्म लेने वाले थे वो और उनकी माँ साधु की तरह रहने लग गए थे। गोविंदा की माँ निर्मला देवी बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस थी। खासकर अपने जीवन के बुरे हालातों के बीच में उन्हें इस स्पिरिचुअलिटी में एक उम्मीद दिखती थी। बॉम्बे टाइम्स के एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया कि वो एक मामाज बॉय हुआ करते थे। उनकी मम्मी जो भी कहती थी वो करा करते थे। गोविंदा का कहना है कि उनकी माँ जो भी प्रेडिक्ट करती थी वो सच होता था। उन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि गोविंदा की बहन पद्मा जी, जो कृष्णाभिषेक की मदर भी हैं, उनकी डेथ बेटी के जन्म के बाद हो जाएगी। असलियत में कैंसर और बेटी दोनों ग्रो हो रहे थे और जैसा उन्होंने बोला वही हुआ। गोविंदा की मदर ने अपनी भी डेथ प्रेडिक्ट कर ली थी कि 3 महीने बाद वो गुजर जाएंगी और वैसा ही हुआ। जिसके लिए जब 1993 में गोविंदा की माँ की तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने 60 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा। गोविंदा के लिए भी उनकी माँ ने बताया कि 21 साल की उम्र में वो कमाल करेंगे मूवीज में, और हुआ भी ऐसा ही। 21 साल की उम्र में ही गोविंदा अपनी पहली कुछ मूवीज में हीरो साबित हो गए। ये उनकी माँ का ही कहना था कि अगर भगवान ने तुम्हें ज्यादा काम दिया है तो तुम कौन होते हो जो ठुकराने वाले। और भगवान ने जब मुझे काम दिया है तो मैं क्यों ठुकराऊं। और गोविंदा का इतना काम उठाना, ओवर कमिट करने का कारण सिर्फ उनकी माँ का कहना ही नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने परिवार की तरफ। गोविंदा ने अपनी लाइफ में 11 डेथ्स देखी है अपने क्लोज फैमिली मेंबर की, इंक्लूडिंग उनकी फर्स्ट डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, 2 कजन, जीजा। उनकी कंपनियां बंद हो गई, किसी पर काम नहीं था और इसीलिए इन सब के बच्चों की जिम्मेदारी गोविंदा ने उठाई, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मूवीज करा करते थे और उनका नाम लीड होने के लिए जाना जाने लगा। और कॉमेडी में आने के लिए भी गोविंदा को दिलीप कुमार ने सलाह दी थी ताकि गोविंदा का मन अपने काम में लगे और अपने जीवन की ट्रेजेडी से वो थोड़ा आगे बढ़े। एंड प्रहलाद जी ने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ट्रस्ट पर चलती है और क्योंकि प्रोड्यूसर्स को वो ट्रस्ट ही नहीं रहा कि गोविंदा रिलायबल है, तो जब गोविंदा का समय खराब चला, उनकी मूवीज गारंटीड हिट्स नहीं बल्कि फ्लॉप होने लगी, तब प्रोड्यूसर उनकी बुराई करने लगे। विशाल भगनानी का कहना है कि 90% एक्टर्स उस समय लेट ही आते थे, लेकिन उनको कोई कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि गोविंदा एक छोटी जगह से आते थे तो कोई भी उनका बुरा भला कहकर चला जाता था। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में 90% एक्टर लेट आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है मुंह पे बोलने की। पर ये क्या एक सिंपल घर से बिलोंग करता है तो लोग इसकी एडवांटेज लेते थे, गोविंदा आया नहीं, लेट हुआ। इन सब कारणों की वजह से गोविंदा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गए। एंड एस्ट्रोलॉजी आल्सो यू बिलीव अ लॉट। हर जगह न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रूप शास्त्र, नामांकन शास्त्र। यहाँ तक कि गोविंदा का असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है, लेकिन क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं था तो उन्होंने चेंज कर अपना नाम गोविंदा कर दिया। ये मेरा असली नाम है गोविंद अरुण आहूजा और मेरा फिल्मी नाम है गोविंदा। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गोविंद नाम से 26 निकलता है, नंबर 8, which is not lucky for me because I am number 3, so I kept गोविंदा। यहाँ तक कि इसी एस्ट्रोलॉजी के चलते गोविंदा की माँ के कहने पर 49 साल की उम्र में उन्होंने अपनी वाइफ से फिर शादी भी कर ली। लेकिन जहाँ ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिए गए डिसीजन किसी को पर्सनल कैपेसिटी में हर्ट नहीं करते, गोविंदा के प्रोफेशनल करियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। गोविंदा पॉलिटिक्स में भी इसीलिए एंटर करे थे क्योंकि उनके किसी गुरु की सलाह पर उन्हें ये बताया गया था कि वो इसमें अच्छा करेंगे। जिस वक्त देश के जो महान साधु संत लोग हैं वो मुझे कह रहे थे कि गोविंदा तुम ये 14वीं लोकसभा इसमें आ जाओ, जिसका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली उनकी रेप्यूटेशन के लिए बहुत खराब रहा और वो डिल्यूजनल होते चले गए, जिसकी वजह से सेट्स पर, प्रोड्यूसर्स पर, ऑडियंस के बीच में उनकी इमेज और खराब होती चली गई। एंड उनके करियर की ट्रैजेक्टरी जितनी भी अनफॉर्चुनेट रही हो, लेकिन सच ये है कि गोविंदा जैसा एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने 100 साल के इस दरमियान नहीं देखा था। उनकी मूवीज, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, डांस की काबिलियत देखने के बाद लोगों को पता है कि गोविंदा के जैसा माहिर एक्टर शायद बॉलीवुड में आज भी कोई नहीं। उनके एक्सप्रेशन, मूवमेंट, डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग सब टॉप नॉच रहे हैं एंड मुश्किल ही गोविंदा की किसी परफॉर्मेंस में उनकी बुराई करी गई होगी। लेकिन ऑडियंस के टेस्ट में चेंज होने के कारण, गोविंदा का अडेप्ट ना कर पाने के कारण, ईगो, ओवर कमिटमेंट्स, अनरिलायबिलिटी, मजबूरियां और उनके सुपरस्टिशंस की वजह से गोविंदा जैसा एक
बेखूब टैलेंटेड माहिर एक्टर हिंदी इंडस्ट्री ने शायद खो दिया। तुम्हारे क्या थॉट्स है गोविंदा की इस कहानी को जानकर, उनकी डाउनफॉल के पीछे का असली रीजन जानकर? तुम्हारी गोविंदा की कोई फेमस मूवी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी ही पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप टाइप्स की तुम्हारे फेवरेट टॉपिक्स पर। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।